हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रोस्कोप्स। पिछले के जो 2 लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के बारे में बात की। और आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो हमारा कि हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। तो ये उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है और इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बेसिक कंसेप्ट और उसके कुछ 2 टाइप जो हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो माइक्रोस्कोप इज़ यूजली एक ऐसी डिवाइस होती है, ऑप्टिकल डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम माइक्रो ऑब्जेक्ट्स, जनरली हम कह सकते हैं 10⁻⁻⁶ मीटर यानी 1 माइक्रोन के रेंज में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी स्टडी करने के लिए किया जाता है। जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं कि क्लियर विजन के लिए हमें ज़रूरत है कि हम अपनी आँखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कम से कम ऑब्जेक्ट को रखें। हम लोगों ने वहाँ बात की थी रेजोल्यूशन लिमिट के बारे में। जैसे मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट हैं और उनके बीच का डिस्टेंस d है, तो अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच के डिस्टेंस d है तो ह्यूमन आइज़ के लिए देखा गया है कि ये जो लिमिट होती है वो 0.2 मिलीमीटर होती है। किस लिमिट की बात कर रहे हैं? जिसको हम रेजोल्यूशन लिमिट कहते हैं। यानी कि अगर कोई 0.2 मिलीमीटर के सेपरेशन से रखे हैं तो हम अपनी आँखों से उनको साफ साफ बिना किसी लेंस के, बिना किसी चश्मे के देख सकते हैं। और अगर इससे पास वो रख दिए जाएँ तो हमें ये दोनों पॉइंट अलग अलग न दिख करके एक साथ दिखाई पड़ेंगे। अब फ्रॉनहोफर की जो डिफ्रैक्शन थ्योरी है उसी में हम एक रेले कंडीशन को भी पढ़ते हैं। तो रेले कंडीशन जो होता है वो एक ऐसी कंडीशन है जो हमें बताता है कि जो इमेज बनती है किसी लेंस की वजह से वो असल में उस ऑब्जेक्ट का डिफ्रैक्शन पैटर्न होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है, आप कह लो, डिफ्रैक्शन थ्योरी का। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और हमारे पास कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है और बहुत दूर रखा है, तो इनफाइनाइट रे वहाँ से पैरेलल रेज आ रही हैं। तो जब किसी पॉइंट पर उसकी इमेज बनेगी तो डिफ्रैक्शन थ्योरी सजेस्ट करती है कि उस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन से बताया जा सकता है, जिसको कि हम डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास इस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा, जिसमें एक सेंट्रल मैक्सिमा होगी और उसके बाद कुछ सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमाज होंगी। तो ये हमारे पास डिफ्रैक्शन थ्योरी का एक रिजल्ट है। जैसे यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट है और यहाँ से जो ये वेव फ्रंट आ रही हैं, तो अगर हम इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे माने तो जो पॉइंट जिस पे इमेज बनेगी वहाँ हमारे पास वो इमेज असल में डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास इस तरह के 2 पॉइंट हैं। तो अगर 2 पॉइंट हैं तो उस लेंस की वजह से 2 इमेजेस बनेंगी, यानी कि 2 इंडिपेंडेंट डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेंगे। अब अगर हम 2 ऑब्जेक्ट को अलग अलग देख पा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये निकल के आएगा कि ये दोनों डिफ्रैक्शन पैटर्न भी एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो चूँकि दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, दूर दूर है, तो उनके डिफ्रैक्शन पैटर्न भी दूर दूर है। इसीलिए हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, चाहे अपनी आँख ले लीजिए, चाहे जो भी ले ले, माइक्रोस्कोप ले ले, टेलीस्कोप ले ले, ये बिल्कुल साफ साफ दूर दूर होंगे। इसे कहा जाता है वेल रिजॉल्व कंडीशन। वेल रिजॉल्व कंडीशन के अलावा जस्ट रिजॉल्व कंडीशन भी होती है और एक अनरिजॉल्व कंडीशन भी होती है। इन 2 कंडीशन को जब हम पढ़ेंगे तभी हम रेले कंडीशन को समझ पाएंगे। मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, उन 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट के हम 2 डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाएंगे, यानी जो उनकी इमेज होगी वो 2 डिफ्रैक्शन पैटर्न के फॉर्म में शो हो रही है। तो 2 पॉइंट है, उनके 2 डिफ्रैक्शन पैटर्न, एक मैंने रेड से दिखाया और एक ये पर्पल कलर का है। आप देख रहे हो कि दोनों डिफ्रैक्शन पैटर्न बहुत अच्छी तरह से वेल सेपरेटेड है, इनके बीच में गुड इनफ डिस्टेंस है, तो उनका व्यू बहुत बेहतर होगा। आप दोनों पॉइंट को बिल्कुल साफ साफ देख पाएंगे। अब मान लीजिए हमने इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे की तरफ लाना शुरू किया, इनके बीच की डिस्टेंस को कम करना शुरू किया, और कम करते करते हम एक ऐसी पोजीशन पे आ गए जहां हम इनके डिफ्रैक्शन पैटर्न को जस्ट किसी तरह से एक दूसरे से अलग देख पा रहे हैं। यानी अगर हम उसी डायग्राम को फिर से बनाएं तो एक पॉइंट का डिफ्रैक्शन पैटर्न रेड कलर का है और दूसरे पॉइंट का डिफ्रैक्शन पैटर्न जो हमने पर्पल कलर का बनाया है वो भी रखा है। अब देखो एक खास तरह की ज़रूरत, यहाँ रेड कलर इसको फर्स्ट मैक्सिमा कह रहे हैं और सेकंड कलर इसको सेकंड मैक्सिमा कह रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हो? फर्स्ट मैक्सिमा के नीचे सेकंड डिफ्रैक्शन पैटर्न का मिनिमा है और सेकंड मैक्सिमा के नीचे फर्स्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न का मिनिमा है। फर्स्ट मिनिमा दोनों एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं। तो क्या हुआ? पहले डिफ्रैक्शन पैटर्न के मैक्सिमा पर दूसरे डिफ्रैक्शन पैटर्न का पहला मिनिमा है और दूसरे डिफ्रैक्शन पैटर्न के मैक्सिमा पर पहले डिफ्रैक्शन पैटर्न का मिनिमा है। इसे जस्ट रिजॉल्व कंडीशन कहते हैं। अगर हम इन पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को और पास लाएं तो दोनों डिफ्रैक्शन पैटर्न आपस में मर्ज कर जाएंगे और तब हम इन दोनों को अलग अलग नहीं देख पाएंगे। तो जब जस्ट रिजॉल्व कंडीशन थी उस समय दोनों पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस एग्जिस्ट कर रही थी, जब हम उनके डिफ्रैक्शन पैटर्न को अलग अलग देख पा रहे थे, उस लिमिट को हम रिजोल्यूशन लिमिट कहते हैं। तो ह्यूमन आइज़ के लिए ये 0.2 मिलीमीटर होती है। अब अगर हम कुछ और लेंसेज का इस्तेमाल कर लें
तो हम किसी तरह से इस लिमिट को फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एडिशनल लेंसेज। तो माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें हम यही देखते हैं कि किस तरह से हम इनफाइनाइट फोकस सिस्टम बनाएं, जहां दो अलग अलग M1, F1, F2 फोकल लेंथ के लेंसेज को इस्तेमाल करें और फिर उसकी मदद से हम पूरे उस माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की फोकल लेंथ को इम्प्रूव कर ले जाएं। ये हमारे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का एक मेन पर्पस था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि अल्टीमेट आंसर है, यही दो लेंसेज का करके इस्तेमाल करके आप बिल्कुल सबसे बेस्ट रेजोल्यूशन पा सकते हैं। भाई इमेज जो है वो असल में अभी भी डिफ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है, डिफ्रैक्शन लिमिट पे डिपेंड कर रही है। आप अगर लेंसेज सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने उसमें जो लेंसेज इस्तेमाल कर रहे हैं उनके मटेरियल की क्वालिटी क्या, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या वैल्यू होनी चाहिए, एक ऑप्टिमाइज वैल्यू उसकी चुनी जाए। तो क्वालिटी ऑफ लेंसेज वहाँ मैटर करते हैं। वेवलेंथ एक बहुत बड़ा इशू है, वेवलेंथ ऑफ जो लाइट आप इस्तेमाल कर रहे हो उसकी वैल्यू क्या होगी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो किसी लिमिट होती है, जो मैक्सिमम लिमिट, जो डिफ्रैक्शन रेजोल्यूशन की लिमिट है, वो हद से हद आप मान सकते हो लैम्डा के लगभग होती है। जब आप न्यूमेरिकल अपर्चर को मिनिमाइज कर ले जाते हो, 1 कर ले जा रहे हो, तो उस समय हम उसी ऑर्डर के रेजोल्यूशन लिमिट पा सकते हैं जिस ऑर्डर का वेवलेंथ है। तो अगर हमने अपनी कम से कम वेवलेंथ की लाइट यूज की तो हम कम से कम लिमिट को रेजोल्यूशन लिमिट के रूप में बना सकते हैं। यानी जितना बहुत पास ऑब्जेक्ट रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी हम अलग से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमारी विजुअल रेंज क्या है? हमारे लिए वायलेट से रेड तक की जो वेवलेंथ है उनकी जो रेंज है एक 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक है। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। तो वायलेट से लेकर रेड तक का जो पूरा रेंज है ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक है। और अभी अभी उन्होंने देखा है कि जो लैम्डा डी की वैल्यू है, ऑप्टिमाइज वैल्यू अगर आप ले लें तो आप लैम्डा के लिमिट के बराबर होती है। तो हम बेस्ट पॉसिबल कंडीशन में अगर हम लैम्डा को रिड्यूस करें तो हम रेजोल्यूशन लिमिट को भी रिड्यूस कर सकते हैं, लोअर कर सकते हैं। अच्छा, लोअर करने का मतलब क्या होगा? लोअर करने का मतलब है अगर हमने डी को लोअर कर दिया, यानी बहुत पास रखे, यानी 2 मिलीमीटर से भी ज़्यादा पास रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेजेस हम बिल्कुल साफ साफ बना पाएंगे। तो लैम्डा को रिड्यूस करने के लिए क्या हमारे पास ऑप्शन है? अल्ट्रा वायलेट यूज का रेज का इस्तेमाल करें या एक्स रेज का इस्तेमाल करें? दिक्कत क्या है? दोनों ही हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। हेल्थ इश्यूज़ है वहाँ पर, स्किन के साथ इंटरेक्शन एक्सरे का और यूवी का हार्मफुल होता है क्योंकि ये एनर्जेटिक रेज होती हैं, लोअर वेवलेंथ की होती है, हायर एनर्जी की होती हैं। तो अब हमारे पास एक सवाल है कि अगर हमें डी को कम करना है, रेजोल्यूशन लिमिट को हमें बढ़ाना है, तो हमें क्या करना होगा? इसका जो एक सबसे अच्छा आंसर हमारे पास है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जो मैं यहाँ बताना चाह रहा था कि इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मेन पर्पस क्या था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पर्पस है कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप लिमिट कर जाते हैं लैम्डा की वैल्यू पे आकर के 4000 से 7000 के बीच में इनको काम करना है और उसी हिसाब से रेजोल्यूशन लिमिट होगी। अगर आपको रेजोल्यूशन लिमिट 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम से कम करना है, नैनो रीजन में आना है और कम करना है, पिको रीजन में आना है, देन यू हैव टू यूज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक खास बात, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पूरी तरह से एकदम नए कॉन्सेप्ट पे काम करता है जिसको हम वेव पार्टिकल डुअलिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। डी ब्रॉगली की जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब मूव करना शुरू करता है तो उसके साथ एक वेव नेचर आकर के जुड़ जाता है। तो पार्टिकल के पास जो वेव नेचर है उसको हम वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं। तो जो वेवलेंथ होती है पार्टिकल की उसको मैटर वेव कहते हैं, मैटर वेवलेंथ। और मैटर वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है λ/h/√2meV। यहाँ पर v जो है वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, खास तौर पे तब जब हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा रहे हैं या हम किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा रहे होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यही इलेक्ट्रॉन गन, एक ऐसी डिवाइस जिसको हम काफ़ी यूज करेंगे आगे अपने इंस्ट्रूमेंट्स में, उसका एक बेसिक प्रिंसिपल है। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी ही हमारा बेसिक प्रिंसिपल है और इस फार्मूले में जो v है वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है और जब हम उसको पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराएंगे तो जो मैटर वेव आके जुड़ेगी उसकी वेवलेंथ है लैम्डा। तो यहाँ से हमारे पास एक आइडिया निकल के आता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को एक अप्रोप्रिएट पोटेंशियल पर एक्सेलरेट कराना शुरू कर दें तो उसके साथ एक वेव लेंथ, एक वेव नेचर एसोसिएट हो जाएगी। इसका इस्तेमाल करके हम अपनी वेवलेंथ लिमिट को ऑप्टिकल रीजन के कंपैरिजन में 10⁵ टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। यानी कि जो 4000 एंगस्ट्रॉम और 7000 एंगस्ट्रॉम की जो रीजन है, लिमिट है, उसको हम रिड्यूस करके 1 एंगस्ट्रॉम या उससे भी कम कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल वेवलेंथ से तो हम बहुत कम लैम्डा यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसका मतलब है कि हमारे लिए जो डी है, जो रेजोल्यूशन लिमिट है, वो भी लैम्डा कम होने के साथ इम्प्रूव हो जाएगी।
सो अब अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करें तो हमारे लिए लिमिटेशन नहीं होगा कि हम केवल 4000 या 7000 एंगस्ट्रॉम या उसके बीच की वैल्यू की सेपरेशन पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को ही साफ साफ देख पाएंगे, हम उससे भी कम सेपरेशन के ऑब्जेक्ट को भी साफ साफ देख सकते हैं। अब कई तरह के हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, खासतौर पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दो जो हैं जिसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं, उसमें से एक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको कि हम TEM कहते हैं। तो इसको हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कह रहे हैं। ट्रांसमिट जैसा बिहेवियर यहाँ होगा, आगे देखेंगे इसको। दूसरा होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में SEM कहते हैं, SEM कहते हैं। तो हमारे पास दो माइक्रोस्कोप हैं, TEM और SEM, और इन दोनों को हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, एक ब्रीफली इनको पढ़ना है। इनके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करके, इनके कंपैरिजन करके हम आगे बढ़ जाएंगे स्कैनिंग टनल और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप की तरफ। तो हमारे पास जो दो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं उसमें से ये है ट्रांसमिशन और स्कैनिंग। रुस्का और क्रॉल दो नाम हैं जिनको मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को काफ़ी हद तक डेवलप किया और इसको पॉपुलराइज़ किया। पहला प्रोटोटाइप भी रुस्का ने डेवलप किया था। अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बात करें तो 2007 में फिजिकल रिव्यू लेटर में, एक लीडिंग जर्नल है, उसमें एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें कि शायद लॉरेंस लिवरमोर लेबोरेटरी के साइंटिस्ट थे। उन्होंने SEM मतलब कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया था और उसकी मदद से वो 50 पिकोमीटर यानी 50 × 10⁻⁻12 मीटर तक की लिमिट तक रेजोल्यूशन पा गए थे। तो आप ये कह सकते हो कि ये आज की डेट में सबसे मैक्सिमम रेजोल्यूशन लिमिट है जिसको कि फिजिकली अटेन किया है एक्सपेरिमेंटलिस्टों ने लेबोरेटरीज में। तो इसका फिजिकल मतलब ये हुआ, अगर दो लाइनें हैं और उनके बीच का डिस्टेंस 50 पिकोमीटर है तो भी हम SEM की मदद से उन दोनों लाइनों को साफ साफ देख सकते हैं। 50 पिकोमीटर तो बहुत ही छोटी लिमिट है, क्योंकि हमारी आँख की सीमाएं तो 0.2 मिलीमीटर पर ही ख़त्म हो जाती हैं। अब हम देखते हैं एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। देखिए यहाँ पर ये जो आप बॉक्सेस देख रहे हैं, क्रॉस लगे हैं, ये कंडेंसर इलेक्ट्रिक लेंसेज हैं जो इलेक्ट्रॉन बीम को कन्वर्ज करते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हो कि एक स्पेसिमेन टेबल बनी हुई है। तो यहाँ पर हम उस सैंपल को रखते हैं और उसको इलेक्ट्रॉन बीम को उससे ट्रांसमिट कराते हैं। जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें आप देखो सैंपल सबसे नीचे रखा हुआ है जिस पर इलेक्ट्रॉन बीम आती है और गिरती है, और उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलते हैं उनको हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर्स में देखते हैं। ये उसका एक प्रोटोटाइप है। तो अगर हम सैंपल की पोजीशन के बारे में बात करें तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सैंपल लगभग इंस्ट्रूमेंट के बीच में होता है, लेकिन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन में सैंपल सबसे आखिरी में होता है। कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम को ट्रांसमिट नहीं कराना है। ट्रांसमिशन में नाम ट्रांसमिशन इसीलिए क्योंकि हम स्पेसिमेन को सिर्फ आर पार करा देते हैं इलेक्ट्रॉन बीम को, और तब जा करके वो एक CCD कैमरे पर उसकी इमेज बनती है। लेकिन स्कैनिंग में क्या होता है, स्कैनिंग में सैंपल को रखा जाता है और उसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन गिराते हैं। इलेक्ट्रॉन गिरने के बाद जहाँ से स्कैटर्ड होते हैं उससे उसकी इमेज बनाई जाती है। अब हमें क्या पढ़ना है, अगर दो तरीके हो गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाने की, तो उनके बीच में डिफरेंस क्या होगा उसको जरा देख लीजिए। इससे पहले SEM के बारे में पढ़ते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसा कि यहाँ नाम सजेस्ट कर रहा है, स्कैनिंग हो रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सरफेस को पार नहीं करेंगे बल्कि उससे टकराएंगे और स्कैटर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करेंगे। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो जा रहे हैं, सैंपल को ट्रांसमिट कर जा रहे हैं, केवल हम उन्हीं की स्टडी करते हैं। तो नाम के आधार पर हमने इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को समझ लिया। अब देखते हैं SEM में जब इलेक्ट्रॉन गन जो इस्तेमाल होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन बीम एमिट होती हैं, उनको एक्सलेट कराने के लिए 1 से लेकर 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी पोटेंशियल हमें लगाना होता है। जबकि TEM में हम 60 से 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पोटेंशियल को यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो कंपैरिजन में TEM में हायर ऑपरेटिंग पोटेंशियल यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। तो ये TEM की एक खासियत है, ताकि इलेक्ट्रॉन को स्कैनिंग करने के लिए पर्याप्त एनर्जी मिल सके। 3D इमेजेस हम बना सकते हैं SEM से, जबकि TEM में 2 डायमेंशनल इमेजेस ही बनती हैं, एक प्लेन पर ही उसकी इमेज बनाई जाती है। तो ये एक तरह की लिमिटेशन है 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन का। अब अगर हम उसकी बात करें रेजोल्यूशन की, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर की, तो आप समझ सकते हो कि SEM से हम 2 मिलियन टाइम लार्जर इमेज बना सकते हैं। जो उसकी एक्चुअल साइज़ है उससे 2 मिलियन टाइम लार्जर इमेज बना सकते हैं, जबकि TEM में ये लिमिट 50 मिलियन तक बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी, ह्यूज है। तो अगर आपको बहुत बड़ी इमेज, बहुत ही डिटेल्ड इमेज देखनी है, देन TEM इज़ अ गुड चॉइस। तो 2 मिलियन और 50 मिलियन, ये कंपैरिजन है SEM और TEM में। अब 5वां पॉइंट है हमारे पास कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो फील्ड ऑफ व्यू होता है,
वो एक तरह से आप मान सकते हो लार्ज होता है। स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पूरे सैंपल पर वो स्कैन हो सकते हैं, तो बड़ा एरिया आप ले करके उस पर स्कैन कर सकते हो। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो सैंपल का केबिन होता है उसकी लिमिटेशन होती है, उससे बड़ा हम नहीं रख सकते हैं, तो लिमिटेड पोर्शन को ही हम वहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो व्यू है वो लार्ज होता है सेम में, और टेम में वो लिमिटेड होता है। छठा पॉइंट जो हमारे पास है उसमें हमें ये समझना है कि जो लिमिट है वो करीब 0.5 नैनोमीटर होती है सेम रेजोल्यूशन लिमिट जो होती है, और ट्रांसमिशन में ये लिमिट 10 टू पावर -12 मीटर मतलब पिकोमीटर की रेंज में होती है। So these are the differences in SEM and TEM. अनदर एक लास्ट डिफरेंस अगर हम पढ़ना चाहें तो आप समझ सकते हो कि जो सैम्पल आप यूज करते हो उसको जो प्रिपरेशन करनी होती है वो SEM में बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती है, क्योंकि ईजी होता है, आपको स्कैन कराना है। टेम में ये बड़ा एक्सपर्टीज़ का काम होता है। जो लोग टेम को सैंपल बनाते हैं उनको काफ़ी एक्सपर्टीज़ होनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ही पतले स्लाइस कट करना होता है ताकि इलेक्ट्रॉन उसको पार कर जाएँ और हीटिंग ना हो, और बहुत तरह के प्रोसेस होते हैं जिसको अवॉइड करना होता है। So this is all about the electron microscope. In next lecture we will discuss the scanning electron microscope and AFM.